चलें जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जैसे कि हमारा रीडिंग मॉड्यूल चल रहा था, आपको याद हो तो इसका हम लोग आज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के कोई क्वेश्चन क्यूरीज फ्रॉम द डे वन मंडे से और अभी तक आपको कुछ समझ ना आया तो आप पूछ लीजिए। देन फिर हम लोग मॉक टेस्ट करने के बाद भी क्वेश्चंस लेते रहेंगे बीच में। एनीवन, कोई भी क्यूरी, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फील फ्री टू आस्क। हम सब यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। सर अभी किस पार्ट में टेस्ट करने वाले हैं? अ, हम लोग बेसिकली मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। जिस तरह आपको सिमुलेशन और प्रैक्टिस मोड का अगर आइडिया हो तो हम लोग सिमुलेशन मोड ऑन करके ना, वही जिस तरह हमारे पास रियल टेस्ट का एनवायरनमेंट होता है उसी तरह हम लोग कंप्लीट 1 आवर के अंदर 40 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। रीडिंग में हमारे पास ये बेनिफिट है कि वही लिसनिंग की तरह ऑडियो नहीं चल रही होती। तो रीडिंग में हम ये कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए रीडिंग में आंसर इसका, इस पैसेज में क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो ये एक अच्छा पार्ट है। ओके। जी, और कोई सवाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं उमेरा। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जो क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे वो हम लेते रहेंगे। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर हो रही है। चलें, गुड। सर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो हमें कुछ नहीं सुनाएगा। जी मैम, स्टार्ट नहीं किया मैंने अभी तक। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। मंडे से लेके आपने थर्सडे तक इसी इंटरफेस को देखा होगा। तो इस चीज़ से तो आप फैमिलराइज्ड होंगे कि रीडिंग में किस तरह की हमारे पास डिवीजन होती है। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पैसेज लिखा होता है एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो लिखे होते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ रीडिंग पैसेज के अंदर जो होती है, क्वेश्चन आंसर्स की पढ़ने से पहले सबसे आपको थोड़ा स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक्स के थ्रू ना पैसेज का आइडिया लेना होता है कि पैसेज में मेन चीज़ हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है, क्या चीज़ वो हमसे पूछना चाह रहे हैं, किस चीज़ के मुतालिक वो क्वेश्चन आंसर्स करना चाह रहे हैं हमसे। तो उसमें भी सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हेडिंग। अच्छा, हेडिंग देखना क्यों ज़रूरी है? हेडिंग देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप हेडिंग को पढ़ के बाज़ औक़ात
हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह का कंटेंट उस पैसेज के अंदर होगा, किस तरह की चीज़ें हमें गिवन होगी। तो हम लोग इस पैसेज का अगर टाइटल पढ़ें तो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आइलैंड सेटलर्स। अच्छा, अब टाइटल से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि जो इस तरह की जितनी भी कदीम और पुराने हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, उनकी जो वो डिस्कवर करते हैं। यानी कि हमने मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी सुना होगा, तो वो किस तरीके से सुना, वो भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया ना कि हाँ भाई, इतने टाइम ड्यूरेशन से पहले भी एक शहर मौजूद था इस ज़माने के अंदर, जो अब नहीं है, लेकिन उसके रिमेन्स यानी कि जो उसकी जो कुछ निशानियां हैं वो मौजूद हैं अभी भी। तो ये कैसे डिस्कवर हुआ, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने किया। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आइलैंड सेटलर्स। अच्छा, टाइटल से हमें थोड़ा बहुत आइडिया ये हो रहा है कि हिस्ट्री, तारीख से पहले के जो आइलैंड पे रिहायशी थे ना, उनका आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके रिमेन्स या उनसे मुताल्लिका कोई चीज़ है ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की। तो ये सारा पैसेज उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड घूम रहा है। अच्छा, अब हमने टाइटल देख लिया कि इस चीज़ों के इस पैसेज का टाइटल बेसिकली क्या है। अच्छा, अब टाइटल तो हमने देख लिया। अब हमारे माइंड में इस टाइटल को देख के क्या चीज़ें आती हैं। आप लोगों ने जब ये टाइटल पढ़ा तो आप लोग में से कोई बता सकता है कि आप लोग के दिमाग में फर्स्ट और सेकंड चीज़ क्या आई सिर्फ ये टाइटल पढ़ के? एनीवन? सर इसमें हिस्टोरिक प्लेसेस का जिक्र होगा और डेट्स एग्जैक्टली। का होगा, और वहाँ के लोग कैसे पहले रहते थे, उनका जो रहने का तरीका, खाने पीने में क्या सोर्सेस से वो सबका होगा। बिल्कुल, यही मेन चीज़ें होती हैं, यानी कि उसके अंदर हाईलाइटेड चीज़ें क्या होंगी, डेट्स होंगी, या तो हमारे पास पर्सन्स के नेम होंगे, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट वाबस्ता होते हैं, तो उनके नाम होंगे। नंबर सेकंड, कोई जगह होंगी, कोई फूड होंगे, कोई कुजीन कल्चर्स वगैरह, इस तरह के ट्रेडिशन नॉर्म्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में ना एक किस्म का मैप बन जाता है, विजुअलाइजेशन की जिस तरह बात की सर ने, तो विजुअलाइजेशन कहते ही इसे कि आप एक चीज़ को पढ़ो और उस चीज़ के मुतालिका आपके पास एक माइंड में ना थोड़ा सा रफ ड्राफ्ट क्रिएट हो जाए कि अच्छा, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या ये चीज़ों से मुताल्लिका इंफॉर्मेशन इस पैसेज के अंदर मुझे मिल सकती है। तो वो क्वेश्चन आंसर को एड्रेस करने से पहले वो चीज़ों का एक रफ सा ड्राफ्ट हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। इस वजह से हम लोग पहले टॉपिक और ये सारा स्कीमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक पढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई सवाल, या मेरी वॉइस तेज हो या पेस तेज अगर जा रहा हो तो वो भी बता सकते हैं। सही है। तो चलें, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, टाइटल हम लोगों ने पढ़ लिया, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आइलैंड सेटलर्स। तारीख से पहले के जो आइलैंड के रिहायशी थे, उनका एविडेंस, उनका सुराग, सबूत जिसे हम लोग कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया। तो ये सारा पैसेज इसी के रिमोट घूम रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम लोग देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या बात कर रहा है। चूज ट्रू इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। एक सेकेंड। अच्छा, choose true if the statement agrees with the information given in the text. Choose false if the statement, just a second, if the statement contradicts the information given in the text, or choose not given if there is no information. इन इस पॉइंट के बारे में तो आपको क्लियर होगा कि अगर ऑथर इस स्टेटमेंट से राज़ी है तो वो आप ट्रू होगा। अगर वो ये वाली जो बात है इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं है तो वो फॉल्स होगा। अगर गिवन नहीं है तो नॉट गिवन होगा वो। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं।
उसमें क्या कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हैड टेकन प्लेस ऑन द आइलैंड ऑफ ओबी बिफोर द अराइवल ऑफ सीरी शिप्टन एंड हिज कॉलीग। अच्छा, पैसेज में जाने से पहले यहाँ भी कुछ मेन चीज़ें अगर हम लोग हाईलाइट या नोट डाउन करें, वो है कि आइलैंड कौन सा था, ओबी का। अराइवल ऑफ, ये मे बी मोस्ट प्रोबेबली पर्सन का नाम हो सकता है, सेरी शिम्पटन एंड इस कोलीग, उसके साथी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये वाले जो स्टेटमेंट उसने दी है, ये पैसेज के अंदर गिवन है या नहीं। अगर गिवन होगी तो हम ट्रू पुट कर देंगे, अगर नहीं होगी फॉल्स कर देंगे। अगर क्या कहते हैं इस पूरे पैसेज के अंदर ही नहीं है तो नॉट गिवन होगा। सही है, ये इस तरह की रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा चलें, इसका थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। सही, चलें। अच्छा, अब मैं इस पूरे पैसेज को वर्ड बाय वर्ड पढ़ने बैठूंगा तो इस पैसेज के ऊपर ही टाइम लग जाएगा, जाहिर सी बात है, इतना लॉन्ग पैसेज है। तो इसके लिए क्या कहते हैं हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। कोई रिवाइज करवाएगा कौन सी होगी वो, कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं? स्किमिंग है और स्कैनिंग है, दो टेक्निक्स है। बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या आप बता सकती हैं स्किमिंग और स्कैनिंग में हम लोग क्या देख रहे होते हैं या क्या चीज़ देखते हैं? स्किमिंग में ओवरऑल हम आइडिया देखते हैं कि इस एक पैराग्राफ में क्या चीज बताई जा रही है, और स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे आइसलैंड वो भी है तो वो हम फाइंड आउट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। स्किमिंग में हम लोग बेसिकली देख रहे होते हैं कि एक पूरे पैसेज या पैराग्राफ है ना, जो समरी टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम लोग एक उसमें से ना एक मोटा मोटा मोटे मोटे की पॉइंट्स जिस तरह के हैं ना, उनका आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, अप्रैल 2019 है, इस तरह की डेट्स होंगी हमारे पास। ओबी आइलैंड का नाम है, में बेसिकली पर्सन्स के नाम हैं। ईयर्स बताए होंगे कि हिस्ट्री कितना पुराना है, 18,000 ईयर्स अगो, इस तरह। तो स्कीमिंग में हम लोग ये कर रहे होते हैं। अच्छा, स्कैनिंग में हम लोग फिर क्या करते हैं जब स्कीमिंग में ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो स्कैनिंग में हम लोग बेसिकली जो मेन मेन की पॉइंट्स या कीवर्ड्स होते हैं ना, जो हमें स्टेटमेंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, वो ऐसे कीवर्ड्स जिससे हम लोग आंसर को एड्रेस कर पाएँ, वो चीज़ें हम लोग स्कैनिंग में देख रहे होते हैं। आप लोगों में से अगर डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ तो हम लोग पीसीज मोस्टली यूज़ करते हैं, पीसीज या लैपटॉप्स वगैरह। तो उसमें हमारे पास अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं, जब आप स्कैन करते हैं ना, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके पीसी में जितने भी मालवेयर्स हो गए या जितने भी एक्स्ट्रा फाइल्स जो काम की नहीं है, पीसी पे लोड भरा रही हैं, उनको क्या कहते हैं स्कैन करता है। क्या करता है, स्कैन करता है किसको, मालवेयर्स, या जो वो ऐसी चीज़ें जो क्या कहते हैं पीसी के ऊपर लोड बन रही हैं, उन चीज़ों को स्कैन करके आपको रिपोर्ट दे देता है। और आखिर में ऑप्शन देता है कि हाँ आप क्लीन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो स्कैनिंग में बेसिकली यही होता है। वही सेम आइडिया इसी इसके अंदर भी अप्लाई होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर। अच्छा चलें जी, हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि है या नहीं। तो सबसे पहले, अच्छा ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं स्कीमिंग ही अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे पैसेज के अंदर स्कीमिंग ही अप्लाई करेंगे। नहीं, हम दोनों सूरतों में स्कीमिंग भी कर रहे होते हैं, स्कैनिंग भी कर रहे होते हैं। मेन आइडिया हमारा क्या है कि हमें जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट उसने मांगी है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है टेकन, हमारा मकसद है इस चीज़ को ढूंढना, इसका जवाब ढूंढना। अब उसके लिए हमारे पास स्किमिंग लग रही है, हम वो भी यूज़ करेंगे। स्कैनिंग लग रही है, वो भी यूज़ करेंगे। अगर साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ यूज़ करनी पड़ रही है हमें, तो हम वो भी यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो स्टेटमेंट है उसका आंसर मिल जाए। सही है, तो चलें आप लोग भी साथ साथ स्किम करें और स्कैन करें, मैं भी करता हूँ, देन इसको देखते हैं इसका आंसर। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है टेकिंग प्लेस ऑन द आइलैंड ऑफ ओबी बिफोर द अराइवल ऑफ सैरी शिम्पटन एंड हिज कॉलीग। अच्छा, नीचे करते हुए ओबी का थोड़ा मेरी नज़र से गुजरा था, ये आ गया ओबी। अब मे बी इससे पहले वाले पैसेजेस में भी ओबी हो, वो भी देख लेते हैं। चलो शुरू से स्किन को स्कैन करते हैं। अच्छा, डॉक्टर सैरी शिम्पटन, चलो
पहली लाइन के अंदर हमें क्या कहते हैं, नाम तो मिल गया, डॉक्टर सैरी शिमटन। सही है। एंड हिज कोलीग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, अच्छा इस यूनिवर्सिटी के थे, बिकम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू explore Obi, one of the many tropical islands in the Indonesia, Molucca, Atura province. And of Obi before the arrival of. अच्छा, स्टेटमेंट में क्या कहा है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हैड टेकन प्लेस ऑन द आइलैंड ऑफ ओबी बिफोर द अराइवल ऑफ सैरी शिमटन एंड हिज कॉलीग। अच्छा, वो कहना चाह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जो है वो डॉक्टर सैरी शिमटन के आने से पहले ही आइलैंड ऑफ ओबी पे हो चुकी थी या हुई। तो ये स्टेटमेंट को हमने देखना है कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं। अच्छा, यहाँ पहली लाइन में तो हमारे पास डॉक्टर सैरी शिमटन का नाम आ गया, आइलैंड ऑफ ओबी भी आ गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं। इन अर्ली अप्रैल 2019। आई अच्छा, थिंक पर वो बोल रहे हैं ना कि वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्या मैम समझ नहीं है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर वो फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में ही बोल रहे हैं कि उनकी जो टीम थी वो फर्स्ट थी जिन्होंने ओबी को एक्सप्लोर किया था। तो बिल्कुल। आई थिंक उनसे पहले कोई भी टीम नहीं आई। ये भी हो सकता है क्योंकि आगे वाले पैराग्राफ्स में मुझे आइलैंड्स के नाम और डॉक्टर सैरी शिमटन के तो दिख रहे हैं, लेकिन इस तरह का रिलेशन जो है ना, जिसके अंदर डॉक्टर सैरी सिम्टम का नाम और आइलैंड से इनका जो रिलेशन है और डेट भी गिवन है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एविडेंसेस मुझे मिले हैं ना इस फर्स्ट 2 3 लाइन्स के अंदर, उनसे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये वाली इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, ट्रू होगी। In early April 2019, Dr. Shahid Symptom and his colleagues from the FERC archaeologists to explore OB फॉल्स। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सैरी शिमटम और इसकी टीम पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जब वही पहले थे तो उससे पहले रिसर्च होने का तो नाम सवाल पैदा नहीं होता। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ही यही है कि वो थे ही पहले जिन्होंने उस रिसर्च को इनिशिएट किया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, सेकंड पे आते हैं। At the Kyo sites, the researcher found that the first clam shell axis ever to be discovered in the region. अच्छा, साइट्स के ऊपर फर्स्ट क्लैम शेल, क्लैम आई गेस कोई थिंग होगी या पर्सन, लिविंग थिंग होगी, जिसके जो सी शेल्स होते हैं ना बेसिकली, उससे रिलेटेड कोई चीज़ लग रही है मुझे। एवर टू बी डिस्कवर्ड इन द रीजन, चलें इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। एक तो विलेज ऑफ कियो, जस्ट विलेज ऑफ कियो, कियो साइट्स बेसिकली उसी विलेज के अराउंड होंगी। रिसर्चर्स को क्या मिला, फर्स्ट क्लैम्प शेल एक्सेस, यानी कि कुल्हाड़ा जो होता है उसकी कुछ फ्रैगमेंट्स, पीसेस या कुछ चीज़ें मिली जो उस रीजन के अंदर डिस्कवर हुई।
अच्छा, थर्ड लाइन से अगर आप लोग देखें तो देयर दे फाउंड न्यूमरस आर्टिफैक्ट्स, जो चीज़ें होती हैं इंक्लूडिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ एक्सिस, फ्रैगमेंट्स ऑफ एक्सिस। स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो उसने क्या ढूंढा था? फाउंड द फर्स्ट क्लैम शेल एक्सिस। इससे आप लोग कुछ रिलेशन क्रिएट कर पा रहे हैं? लाइक क्या रिलेशन लग रहा है आप लोगों को? एनीवन? मैम, सिद्रा प्रैक्टिस में भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी रियल टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह के जितने भी शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग के, जाहिर सी बात है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग ये सारे शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रिलेशन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट जो होती है ना बेसिकली, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जिस तरह कियोसाइट द रिसर्चर्स फाउंड द फर्स्ट क्लैम शेल एक्सिस, अब हमें एक्सिस से रिलेटेड यानी कुल्हाड़ी है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हमें पैसेज के अंदर मिल सकती हैं, अब वो जाहिर सी बात है एक्सिस के फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं, पीसीस भी हो सकते हैं, यानी कि इसके जो टॉप पे होता है मेटल का होता है, उस मेटल का नाम भी हो सकता है, उस मेटल के पीसेस भी हो सकते हैं, या उस मेटल को जो सपोर्ट कर रही होती है लकड़ी, वो भी हो सकती है, उसके पीसेस भी हो सकते हैं। तो इससे ना हम लोग स्टेटमेंट जो हमसे पूछी गई होती है और पैसेज के अंदर हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं कि अच्छा यार, फर्स्ट क्लाइम शेल एक्सिस का उसने पूछा है, तो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स ऑफ एक्सिस, दोनों जगहों पे एक्सिस मौजूद है यानी कि कुल्हाड़ी मौजूद है, और ये चीज़ें आपस में ना रिलेट कर रही होंगी। तो हम लोग इस तरीके से भी ना फाइंड आउट करके, क्योंकि देखें ना हर किसी इंसान की ना सोचने और रिलेट करने की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। अब मैं जिस तरीके से फॉर सपोज अपनी आसानी के लिए एक डॉट्स को कनेक्ट कर दूंगा, अब वो डॉट्स यहाँ पे क्या थे कि मेरे पास स्टेटमेंट्स के अंदर भी एक्सिस था और पैसेज के अंदर भी मुझे एक्सेस मिल गया, एक डॉट तो मैंने कनेक्ट कर लिया यार, अ, एक डॉट मैंने ये कनेक्ट कर लिया यार, एक्सेस से रिलेटेड चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर भी पूछी गई हैं और सेकंड पैसेज के अंदर भी गिवन है, तो सही है। फ्रैगमेंट्स ऑफ एक्सेस एंड फर्स्ट क्लैम शेल एक्सेस इमोशनल रिलेट कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर है जो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिलेशन हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? चलें जी। अच्छा, the researchers found the first clamshell ever discovered in the region. Here they found numerous artifacts, including fragments dating to about, फॉल्स है ये भी। अच्छा, फॉल्स क्यों है? उसी के आगे उसने एक लाइन लिखी हुई है कि सम डेटिंग टू अबाउट 14,000 ईयर्स अगो, यानी कि जो चीज साइंटिस्ट ने उस क्यो साइट्स के ऊपर डिस्कवर की ना, यानी कि जो एक्सिस के फ्रैगमेंट्स उसने डिस्कवर किए उन्होंने, वो तकरीबन 14,000 साल पहले ही मौजूद थे या डिस्कवर किए जा चुके थे। तो ये तो पहले नहीं हुए ना, यानी कि वो चीज़ 14,000 साल पहले मिल चुकी है या डिस्कवर हो चुकी है। तो इस वजह से वो जो स्टेटमेंट हमारी है वो फॉल्स कंसीडर होगी। यहाँ तक क्लियर है? चलें तीसरे पे आते हैं। द साइज ऑफ ओबी, ओबी आई गेस ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, आइलैंड ऑफ ओबी, ठीक है, एक रिलेशन यहाँ से बन गया, इज लेस देन इट वाज 18,000 ईयर्स अगो। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, आइलैंड का नाम ओबी, वो हम लोग देख सकते हैं, और एक फिगर उसने दी हुई है प्री हिस्ट्री की, 18,000 ईयर्स अगो। सही है, 18,000 अगर हम लोग कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपके पास अगले अगली पैराग्राफ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? स्कीमिंग। मेरा मतलब काफी गहराई के अंदर नहीं फिर पड़ा कि अच्छा, एनी फिर क्वेश्चन एक, में। ये सर, जी फिर जी। ये ऊपर वाला जो हमने अभी रीड किया है ना एक्सिस वाला,
जी। सर ये 14,000 तक देखें तो हमारा आंसर ट्रू होता है, लेकिन सर जब हम नीचे रीड करते हैं ना तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है फाउंड इन गैबी, गैबी आइलैंड में। तो जो गैबी आइलैंड में ये फाउंड हुआ था ना, उसकी वजह से आई थिंक ये रॉन्ग है, उसकी रीजन ये होगी। चलें दोबारा पढ़ लेते हैं। एट द क्यूज साइट रिसर्चर फाउंड द फर्स्ट क्लैम शेल एक्सिस एवर टू बी डिस्कवर्ड इन द रीजन। अच्छा, रीजन कौन सा है हमारे पास? कियोसाइट। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। इंक्लूडिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्सिस some dating to about 14,000 years ago, the earliest axis that Kyoto medieval junctions. सर लेकिन अगर हम पहले देखें फर्स्ट पैराग्राफ में तो 2019 में स्टार्ट हुई थी इस पे डिस्कवर करना, तो वो भी तो एक पॉइंट हो सकता है। सर बिल्कुल। तो ये जो 14,000 लिखा हुआ है ना, 14,000 उसकी एज है। 14,000 तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, डिस्कवर 2019 में ही हुआ है, लेकिन उस हम्म। जो एक्सिस की एज है वो 14,000 है। आई थिंक ये साइंस साइंटिफिक थोड़ी सी टर्म है, डेटिंग कार्बन जो डेटिंग लिखा हो। 14,000 है, उसके बाद यस। भी उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको मजीद क्लेरिफाई किया हुआ है नेक्स्ट लाइन में। the earliest axis, इस चीज की बात कर रहे हैं ना आप लोग? The axis is ये Kyoto सिक्स medieval। लाइन, ऑन द नियर बाय आइलैंड ऑफ गैबी। जी जी। had also been previously found elsewhere in this region. Axis made from clamshells। अच्छा, clamshells का जिक्र आ गया यहाँ पे। from roughly the same time had also previously been found elsewhere in this region। अच्छा, इस स्टेटमेंट से क्या लग रहा है आपको? मुझे तो फॉल्स लग रहा है। जी सर फॉल्स ये, क्योंकि उन्होंने लिखे प्रीवियसली बीन फाउंड, जो ऑलरेडी फाउंड, ही फाउंड हो चुके थे। एग्जैक्टली। रीजन भले सेम हो, लेकिन उसी रीजन के अंदर वो चीज़ पहले भी डिस्कवर हो चुकी है। एक बात जो मैम ने कही कि 14,000 ईयर्स अगो, वो उसकी मतलब कि डेट हो सकती है फ्रैगमेंट एक्सिस की ना। तो वो वाली बात भी मैम की सही है, लेकिन उसी के आगे उसने क्लियर किया है कि उसी रीजन के अंदर फ्रैगमेंट्स ऑफ एक्सिस पहले भी मिल चुके हैं। तो ये वाली कंसिडर भी है, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या शो करती है? फॉल्स। चले हम लोग किस पे थे? तीसरे पे थे। द साइज ऑफ ओबी टुडे इज लेस देन इट वाज 18,000 ईयर अगो। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर 18,000 की स्कैन एक वर्ड हमें मिल गया, 18,000 ईयर। द ओल्डेस्ट कल्चर rears from the Cairo site provide with a theme earliest record for human occupation dating back around 18,000 years ago. This time the climate was dry. Sea level is 120 meters, meaning it was much larger island. Yes. अच्छा, at this time the climate was drier and colder than today, and the island dense in forest likely by इसका ट्रू होगा बिकॉज फोर्थ लाइन में उसने बताया हुआ है कि पहले जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन ड्यू टू सी लेवल्स एंड क्लाइमेट चेंज अब उसका साइज श्रिंक हो गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीजें हम लोगों ने कहाँ से नोट की? कोई और बता सकता है कि हमें इस पैराग्राफ के अंदर से ऐसी कौन सी चीजें या ऐसे कौन से की पॉइंट्स है जो हमें ये डिसीजन लेने पे मजबूर किया कि इसका जो आंसर है वो ट्रू होगा? फिर इसकी सेकंड लास्ट में बताया कि ओबी वाज अ मच लार्जर आइलैंड। तो वाज का इस्तेमाल किया हुआ कि पहले बहुत बड़ा आइलैंड होता था, और टुडे दैट सेपरेटेड आइलैंड, तो अब सेपरेट होके वो छोटे हो गए हैं। पहले यानी एक आइलैंड होता था और अब डिवाइड हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक फिगर हम लोग देखें ना, 18,000 ईयर्स अगो, ठीक है। 18,000 ईयर्स अगो की अब एक उस पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब वहां से अगर हम थोड़ा विजुलाइज करेंगे, 18,000 साल पहले उस टाइम के ऊपर
एक तो क्या था, क्लाइमेट भी ड्राई और कोल्डर हुआ करता था आज के निस्बत। यानी कि आज फॉर सपोज 2025 है ना, तो हम लोग 18,000 साल पीछे चले जाएं उस वक्त के अंदर, तो उस वक्त जो मौसम था, क्लाइमेट था, वो ड्राई और कोल्डर था। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है। और सेकंड क्या था, सी लेवल्स वर अबाउट 120 मीटर्स लोअर उस टाइम के ऊपर। ये दोनों पॉइंट, मीनिंग ओबी वॉज मच लार्जर आइलैंड encompassing what is today। और ऊपर से ये जो लाइन इसको सपोर्ट कर रही है, जिससे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, उस टाइम के ऊपर जो ओबी का साइज था वो बनिस्बत आज के कई गुना बड़ा था या ज्यादा था। ये चीज क्लियर हुई। तो ये तो हम लोग उसको लगाते हैं। अच्छा, नंबर फोर्थ को देखते हैं। अ चेंज इन द क्लाइमेट अराउंड 11,700 years ago। एक फिगर आगे, had a greater impact on Obi than on the surrounding island। अच्छा, उसी के पैराग्राफ के बाद एक चीज आपको पहली लाइन के अंदर मिल रही होगी, रफली 11,000 years ago। पहला सपोर्ट तो हमें यहाँ से मिल गया कि ये वाली डेट हमें पैसेज के अंदर मिल गई। अब बाकी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, हैड अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ओबी देन ऑन द सराउंडिंग आइलैंड। चलें जी, लाइन को पढ़ते हैं हम लोग, इस पैराग्राफ को बेसिकली। roughly 11,700 years ago, as the most recent ice age entered, the climate became significantly warmer and better, no doubt making Obi's jungle much thicker। जी, कोई आंसर करना चाहेगा इसे, किसी को मिला? सर आई गेस इसका ट्रू होगा बिकॉज और भी जंगल इज मच थिकर। तो लाइक एक प्रीवियस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है, तो आई गेस श्रिंक हो रहा है और उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ये ट्रू होगा। सही है सर, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि मैंने अंदाज़ा इस वजह से लगाया कि लास्ट पैराग्राफ के अंदर वो बात कर रहा था कि जो सी लेवल से अराउंड 120 मीटर्स के, और 18,000 साल पहले मतलब के क्लाइमेट भी ड्रायर था। तो उस वक्त भी क्या कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा आइलैंड था। तो क्या कहते हैं, 11,000 साल पहले भी क्या कहते हैं, वो उतना ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उतना ही बड़ा आइलैंड होगा बनिस्बत आज के। तो एक चीज़ ये थी जिसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि टू हो सकता है। और दूसरा यही जो उसकी फर्स्ट टू लाइंस, एज द मोस्ट रिसेंट आइस एज एंडेड द क्लाइमेट बिकम सिग्निफिकेंटली वार्मर, इन दो चीज़ों से। अच्छा, और कोई यहाँ पे कंट्राडिक्ट करना चाहे, या किसी और को लग रहा होगा नहीं फॉल्स होना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं होना चाहिए? एनीवन? वैसे यहाँ सराउंडिंग आइलैंड का जिक्र तो नहीं किया गया, कंपैरिजन नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, तो क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर नहीं है, लेकिन आगे जिस तरह ना, वो अ, पीछे वाले पैराग्राफ में वो गैबी आइलैंड भी तो था। हाँ, अब इससे पीछे वाले में से हमें थोड़ा आइडिया हो गया। आगे वाले में यहाँ पे अनदर आइलैंड्स की बात कर दी, कॉल्ड ऑब्सिडियन विच मस्ट बी हैविंग डॉट ओवर द
आइलैंड इस तरह के, लेकिन एज सच कोई इस तरह का परफेक्ट क्लू नहीं मिल रहा हमें जिसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं सराउंडिंग आइलैंड का जिक्र हो इसी पैराग्राफ के अंदर। किसी और को मिला हो अगर सराउंडिंग आइलैंड से लिंक? चले, लेट्स क्या कहते हैं, गिव इट अ शॉट, देख लेंगे बाद में। बाकी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से तो ट्रू ही है। चले पांचवें पे आ जाए। एक सेकंड। अच्छा, the researchers believe there is a connection between warmer, wetter weather and a change in the material used to make axes। अच्छा, इसका भी इन्हीं तीन पैराग्राफ के अंदर मिल जाना चाहिए। जी। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट्स? आई गेस इसका फॉल्स है, बिकॉज एक्सिस का जो एक्सिस डिपेंड है आपके स्टोन पे और सी शेल्स पे, और पैराग्राफ में कोई कनेक्शन नहीं आ रहा बिटवीन वार्मर एंड वेटर वेदर। सही है सर। अच्छा, कोई और पार्टिसिपेंट्स बोलना चाहे इन दो के अलावा? मुझे वैसे ट्रू लग रहा है। ठीक है मैम, देख लेते हैं। कोई और पार्टिसिपेंट? कुछ भी हो, गलत हो सही हो बताएं आप। मकसद हमारा बोलना और प्रैक्टिस करना। ट्रू है। अच्छा मैम, हमारा बता सकती हैं आप कैसे ट्रू है? कहाँ से लगा आपको, कैसे, कौन से पॉइंट्स हैं जो जिनकी वजह से ट्रू है? मैम हमारा, आर यू देयर? चलें जी। कोई और पार्टिसिपेंट्स ऐड करना चाहे? मैम पहले क्लाइमेट की बात भी हुई थी। अच्छा, सही है। चलें जी। अच्छा सर, ट्रू किसने बोला था सबसे पहले? आई गेस सर थे। मैंने बोला था, नहीं अ, फॉल्स जी। बोला मैंने। फॉल्स? यस फॉल्स। अच्छा, आप कह रहे थे कि इनका रिलेशन नहीं बन रहा। यस बिकॉज जी। अगर हम फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ वाली हम लाइन देखें तो हम्म। उसमें वो कह रहा है कि सी शेल्स और स्टोन्स पर डिपेंड कर रही है एक्सिस जो हम बना रहे हैं। हम्म। तो वेदर और इसमें वेटर वेदर का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है इसमें। नहीं, इस टाइम का इस लाइन से जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि 11,700 साल पहले जब वहाँ का मौसम था, जब वेदर जो हमारे पास वार्मर भी था, वेटर भी था। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, इट इज नो कोइंसिडेंस दैट अराउंड दिस टाइम, इस वक्त तक, द फर्स्ट एक्सिस क्राफ्टेड फ्रॉम द स्टोन रादर देन सी शेल्स अपीयर। अच्छा, इस लाइन का मतलब भी मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि रिसर्चर्स के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं है कि उस टाइम जब पहली कुल्हाड़ी बनी थी ना, वो स्टोन से बनी थी। क्राफ्टेड फ्रॉम स्टोन रादर देन सी शेल्स अपीयर, बनिस्बत किसके, जो सी शेल्स अपीयर होते थे ना सी के ऊपर, उनकी निस्बत। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कनेक्शन है। कोई और इख्तलाफ करना चाहे?
अच्छा, एनीवन। मटेरियल का तो हम कह सकते हैं, लेकिन वेदर एंड वार्मर कैसे हो सकता है? कैसे तो उसने भी कनेक्शन है? तो ये देखा ना, मटेरियल की बात की, मटेरियल यूज टू मेक एक्सेस। मटेरियल कौन सा यूज हुआ? क्राफ्टेड फ्रॉम स्टोन। स्टोन। पत्थर मटेरियल हो गया। वेदर की उसने पहले ही बता दिया था हमें कि द क्लाइमेट बिकम सिग्निफिकेंटली वार्मर, जो हमें स्टेटमेंट के अंदर भी गिवन है। वेटर वेदर, जो इस पैसेज के अंदर भी गिवन है। एक रिलेशन ये बन गया। और दूसरा, उसने बात की थी मटेरियल की। मटेरियल हमने देख लिया कि फर्स्ट एक्स क्राफ्टेड फ्रॉम किससे बनी थी? स्टोन से। स्टोन। ओके। इस वजह से मुझे लगा कि ट्रू है। अच्छा, किसी और का कोई कंफ्यूजन? चैट में देख लेते हैं। ड्रायर वेदर सही। फिर मुझे लगता है क्लाइमेट की चेंज से जो जंगल थे वो और ज्यादा थिक हो गए थे, और थिक होने की वजह से उन्हें जो अपने एक्सिस हैं वो भी चेंज करने पड़े थे। तो ये अगर पूरा फ्लो देखें तो इस तरह क्लाइमेट का एक्सिस के साथ कनेक्शन है। बिल्कुल, ये भी है। वही मैंने जिस तरह एक पर्सन की बात की ना, कि हर पर्सन की जो रिलेट करने की कैपेबिलिटी ना वो अलग होती है। अब मैं फॉर सपोज डिफरेंट वे से कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैंने क्या यहाँ से कंपैरिजन किया? मैंने ये लाइन देखी, फर्स्ट एक्सिस क्राफ्टेड फ्रॉम स्टोव। एक लाइन मैंने ये देखी कि मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि अच्छा जी, मटेरियल हमारे पास स्टोन है। दूसरी लाइन मैंने यहाँ से देखी कि क्लाइमेट क्या था, वार्मर था और बेटर था। अब मैम सोबिया की अप्रोच दूसरी थी। उन्होंने क्या देखा कि इस वेदर की वजह से क्या कहते हैं, जंगल और थिकर हो गए थे। तो उनसे उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि अच्छा जी, तो ये इनके बीच में कनेक्शन बन सकता है। तो उस अप्रोच से उन्होंने यहाँ पे जो भी ऑप्शन वो सिलेक्ट करें। तो हर इंसान की ना चीज़ों को इंटरप्रेट करने की, हर चीज़ पे अप्रोच अलग होती है। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी। अच्छा, यहाँ तक किसी और का कोई सवाल, कुछ ना समझ आई हो या कोई ऐड करना चाह रहा हो? यहाँ पे तो चलो ऐसे है ना कि हम लोग 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेक्टिव सेशन कर, अभी टाइम हमारे पास गुजर चुका है, 40 मिनट में से 20 मिनट ऑलमोस्ट। लेकिन जब आप लोग टेस्ट के अंदर पेयर होते हैं या आप लोग खुद अपने लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, मेरी वॉइस क्लियर? काइंडली कंफर्म करेगा कोई? जी आपकी सर वॉइस क्लियर है। चलो, थैंक यू सर। अच्छा, जब हम लोग अपना खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को बस दिमाग में कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अच्छा जी, ये टिप्स हैं, इस तरह के की पॉइंट्स, स्कीमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, या आपकी जो क्या कहते हैं अप्रोच किस तरह से लेनी है। थोड़ा डीप डीप पड़ता है कि अच्छा जी, इस पैसेज के अंदर ये मेन चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो इस तरह है, बहुत सारी अप्रोच की। तो उसमें आपको ये टाइम ना कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, अपने ओपिनियन भी शेयर कर रहे हैं, मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। इन सब में ना क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम ये सारा इतना बचा है। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो सर साकिब, अब क्लियर है वॉइस? आई होप इट क्लियर नाउ। यस सर, अब क्लियर है। चलें, थैंक यू। अच्छा, छठे में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि शिप्टन्स टीम वर सरप्राइज टू फाइंड एविडेंस ऑफ द ओबीज आइलैंड हंटिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, शिप्टन की टीम ये देख के हैरान, ओबी आइलैंड के जो क्या कहते हैं सबूत ढूंढ के काफी हैरान हुई, जिस तरीके से वो शिकार करते थे ना। चलें जी, देख लेते हैं कि वाकई हैरान हुई या नहीं। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर तो चलें अगले पे आ जाएं। पहले देखते हैं कि शिमडन की टीम का कहाँ जिक्र हो रहा है। स्कीमिंग और स्कैनिंग की मदद से ना, चलें जी, इस पैराग्राफ के अंदर आगे शिमटन की टीम पहली पहली लाइन। सही है। अब
इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी इस पैराग्राफ के अंदर या से नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। शिफ्ट एंड नेविगेशन। अच्छा जी, दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक्सकैवेशन ऑफ ऑब्सिडियन। ये तो मटेरियल है कोई ऑब्सिडियन जिसका जिक्र हो रहा है। अच्छा, हंटिंग प्रैक्टिस का यहाँ पे ओबी आइलैंडर्स का भी जिक्र आ गया है। शिम्पटंस भी आ गया, ओबी आइलैंडर भी आ गया। हंटिंग प्रैक्टिस को देखते हैं कहीं कहाँ पे जिक्र है। एक्सकेवेशन सजेस्ट पीपल। तो इसका मेंशन नहीं लग रहा, क्योंकि हाँ वो, सिम्टम्स टीम एक्सकेवेशन पे ही काम कर रही थी ज़्यादा, आई गेस। चलें देख लेते हैं इसे। कोई और शेयर करना चाहे, कोई और पार्टिसिपेंट? ज़रूरी नहीं है सही हो, क्या कहते हैं, गलत भी अगर आपका जिस तरह का अप्रोच है या ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इन दो पैराग्राफ के अंदर तो इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है कि जिससे ये जाहिर हो सके कि उनकी हंटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि शिम्पटन की टीम हैरान हो गई। हाँ अलबत्ता, इट इज ऑल्सो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बीड सिमिलर टू दोस। The excavation suggests people. एज सच मुझे नहीं लग रहा, आई गेस नॉट नॉट गिवन होगा। बाकियों का क्या ओपिनियन है? Let me check that. बिल्कुल। फिर थोड़ा सा ऊपर वाले पैराग्राफ्स में चेक कर लेते हैं, हाँ टीम का जिक्र था। अच्छा जी, जजिंग बाय द बोन। अच्छा, most by the searcher not के people यहाँ पे थोड़ा जिक्र आ रहा है, नोट किया किसी ने? हंटेड द रोड साइड कस्कस। मे भी इस तरह का कोई लिविंग बीइंग हो या जानवर वगैरह कह सकते हैं उसका नाम हो। पोजम लाइक क्रिएचर, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है आगे, दैट स्टिल लिव्स ऑन ओबी टुडे। यानी कि सॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही है ये, जिसका वो शिकार करते थे। अच्छा, हंटिंग प्रैक्टिस का भी जिक्र आ गया। अब इससे आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि एज सच शिम्पटन टीम वर सरप्राइज्ड, इस तरह के वो सरप्राइज हुई, इस तरह का डायरेक्टली कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन तीनों में लिंक बन रहा है। आई होप यू गॉट क्लियर हो जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को।
देखें एक्सक्लूसिवली यानी कि सीधा सीधा लिंक कोई गिवन नहीं है कि अच्छा जी क्या कहते हैं जो ओबी आइलैंड के लोग थे उनकी शिकार करने की प्रैक्टिस इतनी थी कि उनको देख के जो शिप्टन्स की टीम थी वो सरप्राइज्ड हो गई। इस तरह का इसमें कोई डायरेक्टली जिक्र नहीं किया गया। लेकिन लिंक्स देखे ना आप लोग, हंटिंग का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है, हंटिंग प्रैक्टिस का। शिप्टन्स की टीम का भी आगे पैराग्राफ में जिक्र हो गया। ओबे आइलैंडर्स जो वहाँ के रिहायशी थे बेसिकली, उसका भी जिक्र हो गया। तो इन तीनों का आपस में लिंक बन रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये आई गेस ट्रू होगा। क्योंकि देखना, जजिंग बाय द बोन्स विद द रिसर्चर अनहर्ड इन द कायो केस पीपल लिविंग देयर मेनली। अब ये जजिंग का वर्ड जो आ गया ना, जजिंग, एक सेकंड। अच्छा, किसी चीज यहाँ पे जजिंग जो है ना, वो एक तरह का सरप्राइज का ही थोड़ा सा फील दे रहा है। आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट कैच कर लिया होगा। सर आई थिंक इसमें हम assumption बना रहे होंगे अगर हम इसको ट्रू लगाते हैं 6 MCQ को, क्योंकि हमें एक्सप्रेशंस का आइडिया नहीं है कि शिप्टन की टीम्स के क्या एक्सप्रेशन थे जब उन्होंने एविडेंस ढूंढा या उनको हंटिंग का पता चला कि ओबी आइलैंडर्स की हंटिंग कैसी थी। इवन दो ये मेंशन्ड है कि ओबी आइलैंडर्स हंट कैसे कर रहे थे या किस तरह से थी, बट टीम्स के एक्सप्रेशन नहीं मेंशन। एग्जैक्ट। जजिंग से ये आइडिया होगा कि उन्हें देख के ऐसा लगा कि जो बोन्स थे जो उन्हें कायो केव्स के अंदर मिली, वो ये कहानी बता रही थी कि जो उस टाइम के जो ओबीआई आइलैंडर के लोग थे ना, वो शिकार किस तरह से करते थे, वो शिकार किस चीज़ का करते थे। तो उस तरह से उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब सर जुनेद ने जिस तरह बात की कि उन्हें एक्सप्रेशन का आइडिया नहीं था, ये हमें एक्सप्रेशन का आइडिया नहीं है कि वो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कि वो बिल्कुल ही मतलब सरप्राइज हुए या हैरान हुए या क्या हुए। तो एज सच क्रिएशन हम लोग ट्रू कर सकते हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक? सर इसका नोट गिवन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ये तो जस्ट हम assumption बना रहे हैं ना। देखें, एजम्पशन तो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं ना, लेकिन जी। हमने हमने क्या देखना है कि हमें पैसेज के अंदर वो चीज़ें ढूंढनी है। अब हमारे मुताबिक तो हम हमारे माइंड में काफ़ी सवाल हो सकते हैं। जिस तरह आपके माइंड में एक सवाल आया कि उसने जज तो कर लिया, लेकिन उसका रिएक्शन कैसा था, सरप्राइज हम्म। था, दुखी था, ये था। ये तो हमने अपनी तरफ से अजम्पशन बनाई ना। अब जी। मे बी जो हमारे पास पैसेज गिवन है वो कोई और मीनिंग दे रहा हो। वो सिर्फ आपको बताना चाह रहा हो कि आपके जो की पॉइंट्स स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, ये शिप्टन की टीम और ये हंटिंग प्रैक्टिस ओबे आइलैंडर, ये कहाँ से ये लिंक बना रहे हैं आपस में। वहां से आप लोग आंसर को देखो, और यहाँ पे उसके मुताबिक जो ऑथर है जिसने स्टेटमेंट लिखी है उसके मुताबिक क्या ओपिनियन है, उसको क्या लगा। उसके मुताबिक तो हम लोग एज अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो हम लोग हमें जो लगा वो हम लोग ट्रू लगा सकते हैं। सर तो या इन केस, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट जी इन जी, केस अगर शिफ्टन की यहाँ पे सरप्राइज का जेस्चर ना यूज हुआ होता, कोई और यूज हुआ होता, या मतलब लेट्स से दे वर टेरिफाइड, तो उसके उस केस में भी हम ट्रू लगाते। अ, बिल्कुल ट्रू ही लगाते, क्योंकि हमारे पास जिस तरह का हमारे पास डेटा था या जिस तरह के एविडेंसेस थे, हम्म। उसकी बेसिस पे हमारे माइंड में जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा या हमारी अप्रोच जिस तरह की होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से होगी, उन एविडेंसेस को देखते हुए उस हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। अब ये मेरी अप्रोच ये थी कि मुझे ये तीनों चीज़ें मिल गई थी, एविडेंस मिल गए। जजिंग से मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उन्होंने जज किया कि वो उस टाइम पे जो लोग थे, शिकारी थे, उनके शिकार करने की कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी थी। तो जजिंग से मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहा हूँ कि वो सॉर्ट ऑफ सरप्राइज ही थे ये देख के। तो इस वजह से मैंने ट्रू लगाया है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी जिस तरह अभी कुछ और कह रही है कि वो लोग सरप्राइज थे या उदास थे, तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं। क्लियर हुआ? सर जी सर, क्लियर हो गया। इसके आंसर्स एंड पे गिवन हो। आंसर दरअसल ये सिमुलेशन मोड चल रहा है ना, तो ये एग्जैक्टली इस टाइम के बाद एंड होंगे।
ठीक। 9 मिनट 14 सेकेंड्स। ओके। हम लोग प्रैक्टिस मोड कर रहे होते हैं ना, तब वहाँ पे हम लोग देख सकते थे डायरेक्ट स्टॉप करके। अच्छा जी, 7 देख लेते हैं। It is thought that the Kio shelters were occupied continuously until about 1000 years ago. अच्छा जी, पहले तो एक एविडेंस हमारे पास आ गया 1000 years ago। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डेट्स हो गई, ये आइलैंड्स के नाम हो गए, ये काफ़ी हमें पैसेज के अंदर आंसर्स ढूंढने में ना हेल्प कर रही होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ हाईलाइट की कि 1000 साल पहले। तो यहाँ पे पैसेज में देखते हैं कि 1000 साल पहले कहाँ और क्या जिक्र हुआ है, किस चीज़ का। लास्ट पैराग्राफ के अंदर अगर आप नोट करें, सेकंड लाइन के ऊपर है 1001। सही है। अच्छा, अब 1000 साल पहले का हमें एक एविडेंस मिल गया। अब हम दोबारा स्टेटमेंट को देख लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। इट इज थॉट दैट द क्यू शेल्टर्स वर ऑक्यूपाइड कंटिन्यूसली अंटिल अबाउट 1000 साल पहले। सही। whatever the reason for the departure, the use of shelter. ये लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ के आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए, मुझे जहां तक लग सर रहा है कि जी जी, आई थिंक केव शेल्टर्स यूज में ही नहीं थे अंटिल 1000 years ago। सर 1000 years ago पहले जो पहला उसके और जो लोगों ने ऑक्यूपाई किया था, उससे पहले वो खाली था। बिल्कुल। अगर हम लोग थोड़ी और सपोर्ट लेना चाहें ना, तो इससे जो सेकंड लास्ट वाला पैराग्राफ है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या जिक्र हो रहा है? द एक्सकवेशन सजेस्ट पीपल सक्सेसफुली लिव्ड इन द टू क्यूए शेल्टर्स फॉर अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। तक वो 2 शेल्टर्स के अंदर रहते थे, बट अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 साल पहले, बोथ वर अबंडेंट। वो दोनों शेल्टर्स लोग जा चुके थे, मतलब छोड़ छाड़ के ना। अच्छा, फिर वो क्वेश्चन आखिर में पूछा है कि डिड द रेजिडेंट लीव और भी कम्प्लीटली, या कहीं और किसी और आइलैंड के ऊपर चले गए। Perhaps the jungle had grown so thick that the axes were no longer a match for the dense undergrowth. ये भी रीज़न है। Perhaps people simply moved to the coast and turned to fishing rather than hunting it. मतलब कि वो टाइप ऑफ assumption से क्रिएट कर रहा है कि ये हो सकता है कि इस वजह से वो ये जगह छोड़ के चले गए, या मे भी क्या कहते हैं, वो अपना जो पेशा था वो चेंज कर चुके हों, या जंगल उस टाइम पे इतना बढ़ गया था कि कहते हैं कुल्हाड़ी वर नो लॉन्गर अ मैच फॉर द डेंस अंडरग्रोथ। आखिर पैराग्राफ के जो फर्स्ट 2 लाइन है उसके अंदर क्या कह रहा है? वॉट एवर द रीजन फॉर द डिपार्चर। जाने के जो भी रीजंस थे ना, लेकिन उस चीज का उसके पास एविडेंस नहीं है। देर इज नो एविडेंस फॉर यूज ऑफ द कायर शेल्टर आफ्टर दिस टाइम until about 1000 years ago। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पैसेज को और इन 2 लाइनों को पढ़ के आप क्या डिसीजन निकाल रहे हैं कि क्या होगा? एनीवन एल्स? कोई भी? तो इसका फॉल्स होगा, बिकॉज अगर हम प्रीवियस पैराग्राफ में देखें तो 8,000 ईयर्स अगो वो पहले अबंडन हो चुके थे, तो उसके बाद किसी ने भी उसको ऑक्युपाई नहीं किया, तो इस वजह एग्जैक्टली, से फॉल्स है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, अ, यहाँ इस पहली लाइन से तो मुझे ये बात पता लग गई कि 10,000 साल तक तकरीबन जो लोग थे ना, वो 2 क्यूए शेल्टर्स के अंदर रहते थे, बट 8,000 साल पहले दोनों क्या कहते हैं छूट गए। अब ये जो छूटने वाला पॉइंट है ना, और ये लास्ट पैराग्राफ के जो फर्स्ट 2 लाइंस है, इन दोनों के अंदर एक मतलब काफी जमीन आसमान का फर्क है। कि वो चीज उस टाइम के ऊपर
छोड़ दी गई थी और कंटिन्यू नहीं थी, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो इस पॉइंट से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये वाली जो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम भी तरफ 5 मिनट अप हो गया। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ये जितने 1 to 7 हमने किए ना, इनके आंसर्स अपने पास नोट कर लीजिए। ये जो हमने ऑन स्क्रीन लाइव अभी सिलेक्ट किए हैं ना, इनको कहीं नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग फिर मीटिंग को एंड करें और मैं अपने पास फिर आंसर ये वेरीफाई करके ना आप लोगों को स्लैक के चैनल पे अपडेट कर दूंगा। देन आप लोग फिर अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो हमने लाइव सेशंस के दौरान आंसर किए या हमारे जो ओपिनियंस थे, हमारी अप्रोचेस थे, क्या वो सही थी या गलत थी। तो आप लोग ये आंसर नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको इसके जो करेक्ट आंसर है ना 1 to 7 के, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको स्लैक चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह आफ्टर मीटिंग। देन आप वहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा कि हमारी अप्रोच कैसी थी, ये हमने जो आंसर सेलेक्ट किए वो सही थे या गलत। 1 to 7। अच्छा, किसी का कोई सवाल? सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, पहले हम स्कैनिंग करें या स्किमिंग करें? आप दोनों करें, जो आपको अच्छा लगता है। कि मेन चीज़ मैंने आपसे जिक्र किया ना कि मेन चीज़ हमारा क्या है, जो स्टेटमेंट पूछी गई है ना, उस चीज़ को वेरीफाई करना है या उसके आंसर्स को ढूंढना। अब आपको वो आंसर्स आपके मुताबिक स्किमिंग से पहले मिलते हैं, स्कैनिंग से मिलते हैं, या स्किमिंग स्कैनिंग दोनों का यूज़ करते हुए पहले मिलते हैं। और जिससे भी आपको आंसर्स मिल रहा है, आपका मकसद सिर्फ आंसर्स को वेरीफाई करना है। टेक्निक्स आप कोई भी एट ए टाइम यूज़ कर से, एट ए टाइम आप सिंगल यूज़ करें, सिर्फ स्किमिंग करें, एट ए टाइम सिर्फ आप स्कैनिंग करें, या दोनों एक साथ करें। सर अब ये एक्सिस वाला क्वेश्चन था हमारा, फ्रेगमेंट ऑफ एक्सिस। अगर सर हम इसको 14,000 तक ही अगर हम इसको रीड करते ना, तो ये हमारा आंसर हो जाता, ट्रू हो जाता। लेकिन जैसे हमने इसको नेक्स्ट हमने रीड किया है ना, तब हमें जाके मालूम हुआ, तो ये आंसर तो हमारा रॉन्ग था। तो सर ऐसे एग्जैक्टली। सिचुएशन में देखें, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सिर्फ वही वाला पैराग्राफ है ना, जिसके अंदर वो हमें जो पॉइंट्स या एविडेंसेस वगैरह मिल रहे हैं, सिर्फ उसी पैराग्राफ को हम लोग अच्छी तरीके से थोड़ा सा डीप ना पढ़ लेंगे कि आया ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, ये सिर्फ ये इतने से पैराग्राफ के अंदर सिर्फ ये एक ही पॉइंट मुझे क्लियर हो रहा है, या आगे उस तरह से कोई मिलती जुलती स्टेटमेंट भी मुझे वो दे रहा है या नहीं दे रहा अगले पैराग्राफ के अंदर। तो सिर्फ आप उसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना जब दोबारा से, तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहते हैं, जो मैंने अपनी अप्रोच लगाई थी वो सही है या गलत है। आई होप आंसर मिल गया होगा आपको। यस सर। ठीक। जी, किसी का कोई सवाल? चलें बस, ये हो जाता है, टेस्ट का टाइम एंड हो गया, हम लोग साथ साथ ही वेरीफाई कर लेते हैं। 5 to 4। अच्छा जी। चलें जी, हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। जी, आंसर्स आप लोग ने आई होप प्रैक्टिस अगर साथ साथ कर रहे होंगे, या नहीं भी तो आपने आंसर्स नोट कर लिए होंगे। अब मैच करते हैं पहले का, फॉल्स।
अच्छा, गलत क्या था? फोर्थ वाला। किसी का करेक्ट हुआ फोर्थ वाला, फोर्थ वन? जी सर, मेरा करेक्ट हुआ। मैंने यही कहा था कि उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया ना सराउंडिंग आइलैंड्स के साथ। एग्जैक्टली, देन यू आर करेक्ट। मेरी अप्रोच तो डिफरेंट थी, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो भी अप्रोच लगाएं वो सही हो। कभी कभार आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती, या आप चीज़ों से फैमिलियराइज इतना नहीं होते प्रैक्टिस कर करके, कि आपकी वो उस टाइम के ऊपर अप्रोच भी ना गलत हो जाती है, मे बी ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस की वजह से। तो इसीलिए कहते हैं कि आयल्स बेसिकली दो ही चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों चीज़ों पे आपने काबू पा लिया, तो आपके लिए अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सारी प्रैक्टिस है। अच्छा, लास्ट वाला, शिफ्टन टीम वर सरप्राइज्ड। अच्छा, यहाँ पे सर जुनैद ने एक बात की थी उनके एक्सप्रेशंस की, तो मे बी सर जुनैद वाज राइट कि इस तरह से डायरेक्टली उनके जो सरप्राइज वाला रिएक्शन था वो मेंशन नहीं था, जिसकी वजह से उस चीज़ का रिलेशन नहीं बन पाया। ये जजिंग का था ना, जजिंग का यहाँ पे मतलब कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसकी वजह से वो नॉट गिवन है। आई होप आंसर आप लोगों ने वेरीफाई कर लिए होंगे। किसी का कभी कोई सवाल? जस्ट क्विक रैप अप करते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें जी, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मीटिंग को एंड करते हैं। मकसद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग अगला राइटिंग का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।